हेलो गाइस। हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मेकर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमारा जो सीरीज़ है, हमारी एक संविधान की सीरीज़ चल रही है। तो इस सीरीज़ में हमारा पिछला टॉपिक जो था, हम पिछले 3 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हमने पहला टॉपिक कंप्लीट किया और दूसरा टॉपिक जो है वो संविधान का निर्माण, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारा चल रहा था। तो इसमें हमारा एक लेक्चर हो चुका है, आज ये इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि संविधान सभा ने जो संविधान बनाया था उसमें कुछ समितियां थी। तो संविधान सभा की समितियों के बारे में हम जानेंगे और संविधान सभा पे किए गए कुछ कमेंट्स, उसकी आलोचनाओं के बारे में जानेंगे कि उसमें कोई क्या आलोचनाएं की गई थी। तो जो हमारा पार्ट रह गया था उसको हम कंप्लीट करेंगे आज। इसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें हम भारतीय संविधान सभा की जो समितियां थी, उन समितियों में कौन कौन सी प्रमुख समितियां रही। तो देखिए, ये हमारा 4th लेक्चर है, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। इसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए तो लिंक मिलेगा, उस पर आप जाके पहला पार्ट देख सकते हैं। तो इसमें दूसरा पार्ट हम देखेंगे। दूसरे पार्ट में मेजर कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारतीय संविधान सभा की जो बड़ी समितियां थी, उनमें कुल 8 बड़ी समितियां थी जो आपके सामने हैं। अभी हम देखते हैं कि इन समितियों के जो अध्यक्ष थे उस समय वो किस किस को बनाया गया था, कौन सी समिति किसके अंडर में वर्क कर रही थी या कौन उसका अध्यक्ष था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली समिति है हमारी संघ समिति। भारतीय संविधान सभा में 8 प्रमुख बड़ी समितियां रही और इसके अलावा कुछ छोटी समितियां थी। तो इनमें हम पहले बड़ी समितियों को देखते हैं और कुछ प्रमुख जो छोटी समितियां हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो छोटी समितियां थी वो इतनी खास इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कमेटीज़ हैं, समितियां हैं, उनके बारे में हम जान लेंगे। और ये 8 मेजर कमेटीज़ जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आज पढ़ते हैं। चलिए, तो पहली समिति है संघ शक्ति समिति। ठीक है, तो संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति कमेटी, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी इसके अध्यक्ष रहे। दूसरी कमेटी है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, संविधान जो प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष रहे। ड्राफ्ट कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर जी। परामर्श समिति जो थी, एडवाइजरी कमेटी, परामर्श समिति, इसका काम था परामर्श देना, एडवाइस देना। तो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, इसके बाद प्रोसीजर रूल कमेटी, प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और स्टेट कमेटी यानी कि राज्य समिति, इसका पूरा नाम है स्टेट कमेटी, मतलब कॉम्प्रोमाइज विद द स्टेट कमेटी। तो ये इस कमेटी, राज्य समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसके बाद स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से हमारी ये 8 कमेटियां, 8 समितियां जो हैं वो पूरी हो जाती हैं और इनके अध्यक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल पूछे जाने के चांस ज़्यादा बनते रहते हैं। ठीक है, तो इन सभी समितियों के सामने इनके मैच करने के लिए एक इंडेक्स दे दी जाती है क्वेश्चन में, और इसमें आपको मैच करना होता है। तो इसलिए इनके अध्यक्ष को याद रखेंगे। ठीक है, अब ये हमारी 8 बड़ी समितियां हैं, मेजर कमेटीज हैं जो संविधान सभा में रही। संविधान बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, जो हमारी ड्राफ्ट कमेटी है,
प्रारूप समिति, हिंदी में इसको एक और नाम से मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है, मसौदा समिति। तो इसमें मसौदा समिति में या ड्राफ्ट कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो इसके अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, 7 सदस्य थे। ठीक है, तो अभी इसको नोट करिए, फिर हम प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ड्राफ्ट कमेटी क्या थी, इसमें कितने मेंबर्स थे, कौन कौन मेंबर्स थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से सदस्य ड्राफ्ट कमेटी या संविधान सभा में जो प्रारूप समिति है उसके सदस्य नहीं रहे हैं या फिर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जरा नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो प्रारूप समिति को जानने से पहले हम कुछ छोटी कमेटियां हैं, छोटी समितियां हैं, स्मॉल कमेटीज, उनके बारे में भी जान लेते हैं और उनके अध्यक्षों के बारे में जान लेते हैं। तो मेजर कमेटीज हमारी 8 थी, वो हो गई। अब इसके बाद स्मॉल कमेटीज यानी कि छोटी समितियां। तो छोटी समितियों में एक समिति हमारी रही, छोटी समितियों में एक समिति थी हमारी संविधान कार्य समिति, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्किंग कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशनल वर्किंग कमेटी, संविधान कार्य समिति। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष रहे हैं जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष रहे। दूसरी कमेटी है नेशनल फ्लैग कमेटी, नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज समिति। इसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट कमेटी है झंडा कमेटी, झंडा समिति या झंडा कमेटी। तो झंडा कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो रहे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर झंडा कमेटी के अध्यक्ष रहे। ठीक है, और इसके बाद एक कमेटी हमारी थी सदन समिति, सदन यानी कि हाउस कमेटी, सदन समिति। तो सदन समिति हाउस कमेटी के जो अध्यक्ष रहे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया वो हाउस कमेटी यानी कि सदन समिति के अध्यक्ष रहे। ठीक है, और एक थी एडहोक कमेटी, एडहोक यानी कि तदर्थ समिति। तो तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रमुख छोटी समितियां थी, जो इम्पोर्टेंट हमारी जो स्मॉल कमेटीज थी संविधान सभा की, वो हो गई हैं। इनको जरा नोट डाउन करिए, फिर हम समझते हैं कि प्रारूप समिति क्या थी और प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे और उनकी इसकी एक वर्किंग प्रोसेस क्या रहा था प्रारूप समिति का। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।
चलिए डन। अब हम समझते हैं प्रारूप समिति को। प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी या फिर मसौदा समिति। तो इसकी अगर बात करें तो इसमें कुल 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स थे इसमें। और 7 मेंबर्स कौन कौन थे? पहले थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जी, और B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष रहे हैं, प्रेसिडेंट थे इसके। दूसरे सदस्य जो थे, दूसरे थे हमारे N. गोपाल स्वामी अयंगर। N. गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फोर्थ थे टी कृष्णामाचारी या टी कृष्णामाचारी। नेक्स्ट 4 हो गए। 5वें सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6ठे सदस्य जो थे वो थे N. माधवराव। N. माधवराव। और N. माधवराव जो थे उनकी किसी वजह से तबीयत खराब थी या उनकी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उनकी जगह पे उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दूसरे सदस्य जो रहे वो थे यहाँ पे B.L. मित्र। B.L. मित्रा। तो यहाँ पे B.L. मित्रा भी प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं, ठीक है, इनके रिप्रेजेंटेशन में। नंबर 7 की अगर बात करें, 7वें नंबर पे जो सदस्य थे, 7वें सदस्य इसके रहे हैं वो हैं K.M. मुंशी। K.M. मुंशी। K.M. मुंशी 7वें सदस्य रहे, ठीक है। तो ये सदस्य रहे हैं। और एक सदस्य थे D.P. खेतान। D.P. खेतान जो हैं वो ये जो हमारे दूसरे सदस्य जो थे मतलब T.T. कृष्णामाचारी, इनकी जगह पर रिप्रेजेंटेशन किया था D.P. खेतान ने। तो D.P. खेतान ने, इनकी डेथ हो गई थी T.T. कृष्णामाचारी की, और इनकी डेथ की वजह से इनके रिप्रेजेंटेशन में D.P. खेतान ने वहां पे मेंबरशिप की। और प्रारूप समिति ने हमारे संविधान का एक ड्राफ्ट प्रारूप तैयार किया, ठीक है। और उस ड्राफ्ट को तैयार करके अब इसने प्रारूप समिति ने जो वर्क किया वो किस तरह से किया था? प्रारूप समिति ने एक ड्राफ्ट तैयार किया संविधान का पूरा, और उसको फरवरी 1948 को पब्लिकली किया गया। और उसको पब्लिकली करने के बाद पब्लिक को 8 मंथ्स का टाइम दिया गया। 8 मंथ के टाइम में पब्लिक की कुछ डिमांड्स के अनुसार, कुछ कमेंट्स और कुछ उसमें संशोधनों के साथ उसको दोबारा से चेंज किया गया, ठीक है। और उस प्रारूप में दोबारा से बदलाव करने के बाद उसको दोबारा से पब्लिक किया गया। और इसी तरह से लगभग 141 बार जो प्रारूप समिति थी उसकी मीटिंग्स हुई, इसकी बैठकें हुई। और इस प्रकार से हमारा जो संविधान था उसको प्रारूप समिति ने बनाकर तैयार किया, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया, ठीक है। तो
आई होप प्रारूप समिति और जो संविधान सभा की अदर कमेटीज हैं इनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अभी देखते हैं कि संविधान सभा से संबंधित जो हमारी संविधान सभा थी उसको लेके कुछ आलोचकों ने उसकी कुछ आलोचनाएं की हैं, कुछ कमेंटेटर्स ने कमेंट्स किए हैं। तो उन कमेंट्स के बारे में, उसकी आलोचनाओं के बारे में हम समझते हैं कि संविधान सभा को एक आलोचना करने का मेन टारगेट क्या रहा था, कहाँ तक वो चीज़ एक सही टारगेट करती है या फिर कितना रिलेवेंट है और कितना रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए और फिर हम देखते हैं संविधान सभा की आलोचनाएं, कमेंट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। चलिए, संविधान सभा की आलोचना। कमेंट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। आलोचनाएं क्या क्या हुई। ठीक है, चलिए तो इसमें हम देखते हैं कि पहली आलोचना क्या थी। तो देखिए, पहली आलोचना ये थी कि इसको कहा गया कि यह एक प्रतिनिधित्व निकाय नहीं थी, इट इज नॉट आ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ठीक है, सॉरी, इट वॉज नॉट आ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। यह एक प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। ठीक है, तो इट मीन्स जो कमेंटेटर्स हैं, जो आलोचक हैं, उन आलोचकों ने संविधान सभा को बताया है कि संविधान सभा जो थी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। जैसा कि कहा गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा और वयस्क मताधिकार के बेस पे एडल्ट सफरेज के अकॉर्डिंग निर्वाचन करके संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए, एडल्ट्री सफरेज के अकॉर्डिंग इलेक्शन नहीं कराए गए थे, इसमें रिप्रेजेंटेशन जो रखा गया तो मोस्टली ऐसे लोगों का रिप्रेजेंटेशन रखा गया जो किसी लीडरशिप पार्टी से थे या जो रिवॉल्यूशन में एक लीडरशिप की भूमिका निभा रहे थे। तो बड़े ही जो एक लोग थे, मतलब कह सकते हैं कि उस समय पे जो एक लीडरशिप करने वाले व्यक्तित्व थे, पर्सनैलिटीज थी, उन्हीं को उसके लीडर के रूप में वहाँ पे अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो एक लीडर के रूप में जो चुने, मतलब पहले से ही जो रिवॉल्यूशन चल रहे थे उनमें जो लीडरशिप कर रहे थे उन्हीं लोगों को वहाँ पे अपॉइंट किया गया। तो किसी तरह का इट मीन्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। ठीक है, और इसको चुनने का जो मेन मोटिव था वो सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये पहला कमेंट जो था वो कुछ इस तरह से किया गया था। ठीक है, मीन्स भारत के लोगों के थ्रू जो मेंबर्स हैं उनको डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं किया गया। ठीक है, क्लियर। दूसरा कमेंट जो था, दूसरा कमेंट किया गया कि इसमें संप्रभुता का अभाव था, लैक ऑफ सॉवरेनिटी। लैक ऑफ सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता का अभाव, तो संप्रभुता का अभाव था, मतलब लैक ऑफ सॉवरेनिटी थी। यह संप्रभु निकाय नहीं थी, मतलब इसमें किसी को भी पूरी तरह से आज़ादी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों की सिफारिश पे बनाया गया एक निकाय था, अंग्रेजों की सिफारिश पे बनाई गई एक संस्था थी संविधान सभा, और उसमें जो लीडरशिप थी मेनली कांग्रेस
की लीडरशिप ज़्यादा थी, तो इस बेस पे इसके ये कमेंट किए गए कि किसी भी अदर पार्टी या अदर जो कम्युनिटी थी उनको पूरी तरह से फ्रीडम उसमें नहीं था। ठीक है, तो दूसरा ये कहा गया कि इट वॉज द लैक ऑफ सॉवरेनिटी, इसमें संप्रभुता का अभाव रहा। ठीक है, और इसमें इट मीन्स ये भी कहा गया कि जो मीटिंग्स वगैरह इसकी होती थी, संविधान सभा की जो मीटिंग होती थी, उन मीटिंग्स को, बैठकों को करने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की इजाज़त लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो इसलिए भी ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थी और उसमें भी अंग्रेजों का कुछ रोल था। ठीक है, चलिए, तो ये 2 कमेंट्स हो गए। इसके बाद और इसके बारे में क्या कहा गया, इसके बारे में कहा गया है इट वॉज द वेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वेस्ट ऑफ टाइम, समय की बर्बादी था, समय की बर्बादी। तो कुछ आलोचकों ने इसके बारे में कहा है कि संविधान सभा ने जो संविधान बनाने में लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन, लगभग 3 साल का जो समय लिया है, वो एक समय की बर्बादी था। तो उन्होंने संविधान का, भारत के संविधान के बनने का जो एक स्ट्रक्चर है उसकी कंपेयर अमेरिका के संविधान से कहीं ना कहीं की, कि अमेरिका का संविधान जो है वो लगभग बन के 7-8 महीने में तैयार हो चुका था। ठीक है, 7-8 महीने में संविधान बना के तैयार कर दिया गया, लेकिन भारतीय संविधान को बनने में लगभग 3 साल लगे। ठीक है, तो उस पे भी इसको वेस्ट ऑफ टाइम कहा गया था। लेकिन इसको खारिज करते हुए अगर हम अपने विचार प्रस्तुत करें तो अपने विचारों के हिसाब से हम देखेंगे कि भारत का संविधान एक बहुत ही बड़ा संविधान है, विस्तृत संविधान है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही डाइवर्सिटीज़ हैं। इंडिया के अंदर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज़, कल्चरल डाइवर्सिटी, भारत में जैव विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, जातीय विविधताएं हैं, भाषाई विविधताएं हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी, कास्ट डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी। तो भारत के अंदर विविधताएं बहुत हैं, डाइवर्सिटीज बहुत हैं, और भारत की पॉपुलेशन, और भारत एक बहुत बड़ा देश है। ठीक है, तो अमेरिका के हिसाब से भारत का संविधान बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है। अमेरिका का संविधान में केवल 7 संविधान जो अनुच्छेद हैं, 7 आर्टिकल्स आते हैं, और भारत के संविधान में आप देखें कितने आर्टिकल्स हैं। तो ये कहना कि ये समय का बर्बादी थी या अमेरिका के संविधान के बनने से एक भारतीय संविधान की कंपेयर करना, तो ये आई थिंक इतना उचित नहीं था। ठीक है, क्योंकि भारत का संविधान एक बहुत बड़ा विस्तृत संविधान है, तो उसको बनाने के लिए बहुत सारी डाइवर्सिटीज को देखते हुए, बहुत सारी विविधताओं को देखते हुए भारत के संविधान को बनाना एक इतना आसान काम नहीं था। तो उसमें एक समय का लगना, एक ज़्यादा समय का लगना एक ये लाजमी था, वो कंपलसरी था। ठीक है, चलिए, तो ये 3rd कमेंट रहा। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट ये था कि इसमें कांग्रेस का ज्यादा प्रभुत्व था, मतलब इट वाज द रिप्रेजेंटेटिव ओनली फॉर द कांग्रेस। तो अगला कमेंट क्या था, कांग्रेस का प्रभुत्व, कांग्रेस का प्रभुत्व मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस। तो इसको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस कहा गया, मतलब कांग्रेस का प्रभुत्व, कांग्रेस का प्रतिनिधि कहा गया, क्योंकि इसमें कांग्रेस की ही ज्यादा मान्यता थी, कांग्रेस के ही लोग ज्यादा थे। ठीक है, और कांग्रेस की तरफ से ज्यादा मेंबर्स इसमें शामिल हुए, और एक तरह से कांग्रेस को ही इसमें ज्यादा पावर्स थी, तो इसलिए इसको कांग्रेस का प्रभुत्व कहा गया। इसमें कांग्रेस की ज्यादा थिंकिंग जो थी उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो और इसके बाद नेक्स्ट अगला एक कमेंट इस पे किया गया कि ये जो है इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व ज्यादा था, इट मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदूज। ठीक है, या फिर इसको बोला गया इट वॉज द हिंदू बॉडी, हिंदूज बॉडी। यह एक हिंदू निकाय था, हिंदू निकाय।
तो इसके बारे में कहा गया है कि यह एक हिंदू निकाय था, ठीक है, मीन्स ये एक हिंदू बॉडी थी। मतलब कहने का ये है कि संविधान सभा के अंदर जो सदस्य थे या ज़्यादा जो प्रतिनिधित्व था वो हिंदू राज्यों का था, हिंदू प्रोविंसेस का था, और उसमें हिंदू सदस्य ही ज़्यादा थे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ अगर आप देखें कि यहाँ पे जो इसको कहा गया कि हिंदू बॉडी था या हिंदू निकाय था, तो इसमें कहीं ना कहीं ये मुस्लिम लीग की कमी रही है, ठीक है, कि मुस्लिम लीग ने इसमें शामिल होने से इनकार किया और पाकिस्तान की डिमांड को रखते हुए उसका अपना एक इंडिविजुअल गेम था, ठीक है। तो अपना इंडिविजुअली वो एक अलग संविधान सभा चाहते थे या वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसमें इस्लामिक या मुस्लिम कम्युनिटी से भी थे, ठीक है, और हिंदुओं के साथ साथ अदर कम्युनिटीज भी इसमें अल्पसंख्यक तौर पे रखी गई थी, जैसे कि सिख थे, ठीक है। तो ऐसा कहना भी ये एक उचित नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसा कि ये कमेंट किया गया है तो उसको भी हम एक वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पे ये इस तरह के कुछ कमेंट्स किए गए हैं, ठीक है। तो इन कमेंट्स को करने का मीनिंग भी यहाँ पे एक तरह से निकलता है कि ब्रिटिशर्स जो थे, मेनली जो कमेंट्स किए गए हैं वो अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, ग्रैनविल ऑस्टिन के थ्रू, और कुछ लोग हैं जैसे कि विंस्टन चर्चिल, तो ये इन लोगों का कुछ ऐसा कहना था, ठीक है। ये कमेंट्स इन्होंने किए हैं। तो इन कमेंट्स के बेसिस पे भारतीय संविधान सभा एक कहाँ तक कितनी रिलेवेंट है, कितनी नहीं थी, तो उसको आपको समझाने की कोशिश मेरी रही, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ कमेंट्स इसमें समझ में आए होंगे और आपकी भी कुछ थॉट जो है वो आपको क्लियर करनी है कि कहाँ तक आप, अगर उसमें कहाँ तक आप उससे सहमत हैं या नहीं हैं, तो वो चीज़ आपके माइंड में भी थोड़ा सा उस पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक जो था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो शुरू होगा वो अगली क्लास में हम शुरू करेंगे, ठीक है। लेक्चर 5, 5वां लेक्चर हमारा होगा भारत की जो कुछ संविधान की जो विशेषताएं हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के साइलेंट फीचर्स के बारे में या कुछ विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। उसमें भारत के संविधान के कुछ जो प्रावधान कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, कौन से प्रोविज़न हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या विशेषता रही है, उसके बारे में हम सारा जानेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पिछली क्लासेस को आप देखिए, तो और बेटर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिए। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।